हेलो स्टूडेंट, ईवीएस स्मार्ट स्टडी में आप सबका स्वागत है। आज के सेशन में हम 2011 के पीवाईक्यू क्वेश्चन को कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर एक कोष की प्राणियों को वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन ए आर्थ्रोपोडा के रूप में, ऑप्शन बी स्तनियों के रूप में, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ के रूप में, ऑप्शन डी मोलस्क के रूप में। तो जो आपका ऑप्शन ए है आर्थ्रोपोडा के रूप में, यह प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। इसके अंतर्गत आने वाले जीव जैसे कीड़े, मकड़ी, केकड़े यानी बहुकोषी यानी मल्टी सेलुलर होते हैं और इनके पैर जुड़े हुए यानी ज्वाइंटेड अपेंडेज होते हैं। फिर ऑप्शन बी स्तनियों के रूप में यानी मैमल्स। इस वर्ग में भी बहुकोषी जीव आते हैं जो विकसित होते हैं, अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं और जिनके शरीर का पर बाल होते हैं, जैसे मनुष्य, गाय, बैल, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। फिर ऑप्शन डी मोलस्क के रूप में। जो मोलस्का होता है यह भी बहुकोषी जीव का संघ है। इस जीवों का शरीर बहुत कोमल होता है और अक्सर एक कड़े कवच यानी सेल से ढका रहता है, जैसे घोंघा, स्नेल, ऑक्टोपस, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। फिर आपका ऑप्शन सी प्रोटोजोआ के रूप में। तो प्रोटोजोआ क्या है? यह ग्रीक शब्द यानी प्रोटोस यानी प्रथम और जू मतलब जंतु से मिलकर बना है। इस संघ यानी इस फाइलम के अंतर्गत आने वाले सभी जीव एक कोषी यानी यूनिसेलुलर और यूकैरियोट होते हैं। इनके शरीर की एकमात्र कोशिका ही श्वसन, पाचन और जनन जैसे सभी जैविक कार्य करती हैं। इसके प्रमुख एग्जाम्पल जो हैं वो अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना है। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है कि एक कोष की प्राणियों को प्रोटोजोआ के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। केले के पौधों की जड़ है। ऑप्शन ए आरोही मूल, ऑप्शन बी अवस्तंभ मूल, ऑप्शन सी श्वसन मूल, ऑप्शन डी अपस्थानिक मूल। तो जो ऑप्शन ए है आरोही मूल, ये जड़ें कमजोर तने वाले पौधों की गांठों यानी नोड से निकलती हैं और उन्हें किसी सहारे या दीवार पर चढ़ने में मदद करती हैं। एग्जाम्पल जैसे मनी प्लांट, पान, काली मिर्च एक्सेट्रा। फिर ऑप्शन बी है अवस्तंभ मूल यानी स्ट्रिप्ट यानी प्रॉप रूट। जो प्रॉप रूट होते हैं वो ये जड़ें मुख्य तने के निचले हिस्से की गांठों से तिरछी निकलकर मिट्टी में धंस जाती हैं, जिससे पौधों के अतिरिक्त यांत्रिक सहारा मिलता है। इसका जो एग्जाम्पल है वो मक्का है, गन्ना है, बरगद है। फिर आपका है ऑप्शन सी श्वसन मूल यानी रिस्पायरेटरी रूट। ये क्या होता है? यह दलदली या खारे पानी वाले इलाके यानी मैंग्रोव में उगने वाले पौधों की जड़ें ऑक्सीजन की कमी के कारण जमीन के बाहर खूंटियों की तरह ऊपर निकल जाती हैं और सांस लेने में मदद करती हैं। एग्जाम्पल जैसे राइजोफोरा, सुंदरी का वृक्ष। ये जो होता है ये ये जो होते हैं ये श्वसन मूल यानी रेस्पिरेटरी रूट होते हैं। फिर जो आपका ऑप्शन डी है अपस्थानिक मूल यानी एडवेंटिशियस रूट। ये क्या है? ये जो होता है ये पौधों की जड़ जो मूलांकुर यानी रेडिकल से न विकसित होकर पौधों के किसी अन्य भाग जैसे तना, पत्ती या गांठ से निकलती है, उसे अपस्थानिक जड़ कहा जाता है। जैसे केला जो है वो एक बीजपत्री यानी मोनोकार्टियस पौधा है। यह एक बीजपत्री पौधों में शुरुआती मुख्य जड़ मूसला जड़ बहुत कम समय के लिए होती हैं और जल्द ही नष्ट हो जाती हैं। इसके बाद तने के निचले हिस्से यानी भूमिगत तना जिसे प्रस्कंद यानी राइजोम कहते हैं, इससे कई रेशेदार और घनी जड़ें निकलती हैं जो अपस्थानिक जड़ें होती हैं।
तो इसका जो निष्कर्ष है, यानी केले का मुख्य भूमिगत हिस्सा एक तना यानी राइजोम होता है और उसी से गुच्छे के रूप में निकलने वाली सभी जड़ें अपस्थानिक मूल का उदाहरण है। तो इसका जो ऑप्शन डी है अपस्थानिक मूल जो है वो करेक्ट ऑप्शन है कि जो केले की जो जड़ होती है वो अपस्थानिक मूल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से द्विबीजपत्री कौन है? ऑप्शन ए घास, ऑप्शन बी आम, ऑप्शन सी मकई, ऑप्शन डी ये सभी। तो जो ऑप्शन ए घास है यानी ग्रास जो होता है वो एक बीजपत्री होता है, यानी मोनोकोटिलीडॉन्स या मोनोकॉट पौधा होता है। इसके बीज में केवल एक ही बीज पत्र होते हैं। इसकी पत्तियों में समानांतर सिरा विन्यास होते हैं। ये जो होते हैं ये एक बीजपत्री होते हैं, यानी पैरेलल वेनेशन होता है इसमें। फिर आया आपका ऑप्शन सी मकई यानी मेज यानी कॉर्न। जो कॉर्न होता है यह भी मोनोकॉट पौधा होता है। इनके दानों या बीजों को दो बराबर भागों में नहीं तोड़ा जा सकता, क्योंकि इनमें सिर्फ एक बीज पत्र होते हैं। फिर आपका है ऑप्शन डी ये सभी। तो इसमें ये सभी होगा नहीं, क्योंकि जो घास और मकई है ये मोनोकाट है। फिर आपका जो ऑप्शन बी यानी आम जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ये द्विबीजपत्री होता है, क्योंकि आम एक डाइकॉट प्लांट है। इनके बीजों में द्विबीज यानी डाइकोटिलीडॉन होते हैं। इनकी पत्तियों में जालीदार शिला विन्यास होते हैं। इनकी जड़ें जो होती हैं वो टैप रूट होती हैं, यानी मूसला जड़ होती हैं। तो इसलिए आम को हम द्विबीजपत्री पौधा कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट ऑप्शन है, आम। द्विबीजपत्री पौधा होते हैं वो आम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फूल फल तथा बीज धारण करने वाले पौधे कहलाते हैं। ऑप्शन ए क्रिप्टोगैमस, ऑप्शन बी फर्न, ऑप्शन सी जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन डी एंजियोस्पर्म। इसका जो ऑप्शन ए है क्रिप्टोगैमस। क्रिप्टोगैमस ये बिना फूल और बिना बीज वाले पौधे होते हैं। इनमें जनन अंगों के छिपे होने के कारण इन्हें क्रिप्टोगैमस कहा जाता है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा इसके अंतर्गत आते हैं। फिर ऑप्शन बी आपका फर्न। फर्न जो होता है, फर्न टेरिडोफाइटा समूह का एक पौधा है। इनमें पत्तियां और जड़ें तो होती हैं, लेकिन यह फूल फल या बीज का निर्माण नहीं करता है। यह बीजाणु यानी स्पोर द्वारा इसका जनन होता है या ये स्पोर द्वारा जनन करते हैं। ऑप्शन सी जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म इन्हें नग्न बीजी या अनावृत बीजी पौधा कहा जाता है। इन पौधों में बीज तो बनते हैं, लेकिन फूल और फल नहीं बनते हैं। इनके जो बीज फल के अंदर बंद न होकर सीधे दिखाई देते हैं, जैसे चीड़, पाइनस, जो ये सब पौधे होते हैं वो जिम्नोस्पर्म होते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी एंजियोस्पर्म। जो एंजियोस्पर्म होते हैं वो आवृतबीजी या फूल वाले पौधे भी कहा जाता है। इस समूह के पौधों में फूल, फल और बीज तीनों विकसित होते हैं। इनके बीज हमेशा फल के अंदर बंद सुरक्षित रहते हैं। पृथ्वी यानी अर्थ पर पाए जाने वाले अधिकांश जो पौधे होते हैं ये इसी श्रेणी में आते हैं, एंजियोस्पर्म में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी है करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, पौधों के किस भाग से जूट तंतु प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए पत्ती, ऑप्शन बी फूल, ऑप्शन सी तना, ऑप्शन डी मूल। तो इसमें जो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि पौधों के तना यानी स्टेम भाग से जूट तंतु यानी जूट के जो फाइबर होते हैं वो प्राप्त किया जाता है। क्योंकि जब फसल की कटाई होती है, जब जूट के पौधों को काटा जाता है तब उनमें फूल आने लगते हैं।
कटे हुए पौधों के तने को कुछ दिनों के लिए पानी में डुबो के रखा जाता है। फिर पानी में रहने से तने जो होते हैं इसके वो गल जाते हैं। पानी में रहने से इसके तने जो होते हैं वो गल जाते हैं और जूट के रेशे को हाथों से आसानी से अलग कर लिया जाता है। इन रेशों से मुख्य रूप से बोरिया, रस्सी और कालीन बनाए जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है कि पौधों के तना वाले भाग से जूट तंतु प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूल का चमकीला तथा आकर्षक अंश है। ऑप्शन ए दलपुंज, ऑप्शन बी बाह्य दल, ऑप्शन सी दल, ऑप्शन डी पुष्प वृत्त। तो इसमें जो ऑप्शन ए है दलपुंज यानी करोला, यह सभी पंखुड़ियों यानी दलों के समूह को कहते हैं। यह कोई एक अंश नहीं बल्कि पूरा चक्र है। ऑप्शन बी बाह्य दल, यह फूल के नीचे मौजूद हरे रंग की छोटी पत्तियां होती हैं और यह कली की अवस्था में फूल की रक्षा करती है। फिर ऑप्शन डी पुष्पविंत्र यानी पेडिकल, पेडिकल जो होता है यह फूल की डंडी होती है। ये जो होता है ये फूल की डंडी होती है और जो फूल के पौधों की टहनी से जोड़ती है, जो फूल को उसके पौधों के टहनी से जोड़ती है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट ऑप्शन है दल। दल जो होता है यह फूल की पंखुड़ियों यानी पेटल को ही दल कहते हैं। जो फूल की पंखुड़ियां होती है यानी जो पेटल होती हैं उसी को दल कहते हैं। ये लाल, पीले, नीले जैसे चमकीले रंगों की होती हैं। इनका मुख्य कार्य है अपनी चमक और खुशबू से कीट पतंगों यानी इंसेक्ट को अपनी तरफ आकर्षित करना, ताकि पौधों में परागण यानी पॉलिनेशन की क्रिया हो सके। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जल जनित रोग क्या है? ऑप्शन ए डिप्थीरिया, ऑप्शन बी टिटनस, ऑप्शन सी हेपेटाइटिस, ऑप्शन डी मलेरिया। तो जो ऑप्शन डी है वो जो ऑप्शन डी है मलेरिया, मलेरिया जो होता है ये एक जल जनित यानी वाटर बॉर्न रोग है। ये नहीं, यह जल जनित यानी ये वाटर बॉर्न रोग नहीं है बल्कि जल संबंधी यानी वाटर से रिलेटेड रोग है। यह प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है जो संक्रमित मादा यानी एनाफिलीज मच्छर के काटने से इंसानों में फैलता है। हालांकि ये मच्छर ठहरे हुए गंदे पानी में पनपते हैं, लेकिन यह बीमारी पानी पीने या उसके सीधे संपर्क से नहीं होती है। फिर आपका ऑप्शन बी टिटनेस। टिटनेस क्या है? टिटनेस यह रोग जो होता है क्लोस्ट्रिडियम टेटानी नामक बैक्टीरिया से होता है। यह बैक्टीरिया मिट्टी, धूल या जंग लगे लोहे में पाया जाता है। शरीर में किसी चोट, घाव या कट के माध्यम से इनमें प्रवेश करके इनमें संक्रमण करता है। यह भी जल जनित रोग नहीं है। नेक्स्ट है ऑप्शन ए डिप्थीरिया। डिप्थीरिया क्या है? यह एक गंभीर संक्रामक रोग है जो कोरिने बैक्टीरियम डिप्थीरिया बैक्टीरिया के कारण होता है। यह मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्ति की खांसी, छींक या सांस की बदबू के माध्यम से हवा में फैलता है, पानी से नहीं है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हेपेटाइटिस, ये करेक्ट ऑप्शन है। हेपेटाइटिस क्या है? यह मुख्य रूप से हेपेटाइटिस ए और ई, यह एक वायरस जनित रोग है जो लीवर यानी यकृत को प्रभावित करता है। जब कोई व्यक्ति मल मूत्र या गंदगी से दूषित पानी या भोजन का सेवन करता है तो यह वायरस उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है, इसलिए यह जल जनित रोग माना जाता है। जल जनित रोग जो वो होते हैं यानी वाटर बॉर्न डिजीज,
वे बीमारियां होती हैं जो दूषित पानी पीने, उसमें खाना पकाने या उसके संपर्क में आने से फैलती हैं। इन रोगों का मुख्य कारण पानी में मौजूद बैक्टीरिया या वायरस और परजीवी होते हैं। तो जल जनित रोग जो है वो है ऑप्शन सी, करेक्ट ऑप्शन हेपेटाइटिस। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। किसके जलने से सबसे अधिक वायु प्रदूषण होता है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी सीएनजी, ऑप्शन सी एलपीजी, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो ऑप्शन बी सीएनजी। सीएनजी क्या है? सीएनजी जो होता है वो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यह एक स्वच्छ ईंधन माना जाता है। कोयले की तुलना में इसके दहन में बहुत कम हानिकारक गैसें और न के बराबर कण पदार्थ यानी पार्टिकुलेट मैटर निकलते हैं। फिर ऑप्शन सी एलपीजी। एलपीजी क्या है? एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, घरों में खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होती है। यह भी कोयले के मुकाबले बहुत कम कार्बन और प्रदूषण फैलाती है। ऑप्शन सी डी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को भविष्य का सबसे स्वच्छ ईंधन माना जाता है। जब हाइड्रोजन जलता है तो उसमें जो बाय प्रोडक्ट के रूप में केवल जल यानी वाष्प H2O बनता है, जिससे कोई वायु प्रदूषण नहीं होता है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन ए है कोयला, कोयला सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण करता है। कोयला क्या है? क्योंकि कोयला एक ठोस जीवाश्म ईंधन है। जब इसे जलाया जाता है तो भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और हानिकारक सूक्ष्म कण यानी फ्लाई एश और कालिख हवा में मुक्त होते हैं। यह वायुमंडल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है और अम्लीय वर्षा व स्मॉग का मुख्य कारण बनता है। तो कोयला के जलने से सबसे अधिक वायु प्रदूषण होता है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। कॉलरा रोग होता है? ऑप्शन ए बैक्टीरिया द्वारा, ऑप्शन बी वायरस द्वारा, ऑप्शन सी कीटों द्वारा, ऑप्शन डी टॉक्सिन द्वारा। तो इसमें जो ऑप्शन डी है टॉक्सिन द्वारा, यह बैक्टीरिया आंत में जाकर एक टॉक्सिन यानी एक विष जरूर छोड़ता है जिससे दस्त होने लगता है, लेकिन रोग का मूल स्रोत स्वयं बैक्टीरिया है। इसका जो बैक्टीरिया होता है ये सबसे हानिकारक होता है। फिर उसके बाद ऑप्शन सी कीटों द्वारा, कीट जैसे मच्छर या मक्खियां मलेरिया या डेंगू फैलाते हैं। हालांकि मक्खियां इस बैक्टीरिया को भोजन तक पहुंचा सकती हैं, लेकिन रोग का मुख्य कारण बैक्टीरिया ही है। फिर ऑप्शन बी वायरस द्वारा, वायरस से पोलियो, डेंगू और चेचक जैसी बीमारियां होती हैं, कॉलेरा नहीं होता है। फिर ऑप्शन ए बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो होता है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है कि कॉलेरा जो होता है वो बैक्टीरिया के द्वारा होता है, क्योंकि कॉलेरा मुख्य रूप से दूषित पानी या भोजन के सेवन से शरीर में पहुंचने वाली विब्रियो कॉलेरी बैक्टीरिया के कारण होता है। यह बैक्टीरिया छोटी आंत में गंभीर संक्रमण पैदा करती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए बैक्टीरिया, बैक्टीरिया द्वारा ही कॉलेरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अंडा उच्चतम स्रोत है? ऑप्शन ए तंतुओं का, ऑप्शन बी प्रोटीन का, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट का, ऑप्शन डी वसा का। तो जो ऑप्शन ए है तंतुओं का, यानी ये तंतु यानी फाइबर मुख्य रूप से पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थों जैसे सब्जी, फल, साबुत अनाज और दालों में पाया जाता है। अंडे में फाइबर बिल्कुल नहीं होता है। फिर ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट जो है अंडे में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा न के बराबर होती है, लगभग शून्य होती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से आलू, चावल, गेहूं और चीनी जैसे खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। फिर ऑप्शन डी आपका है वसा, वसा का, यह भी इनकरेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि
अंडे के पीले भाग यानी एग याक में जो होता है वो वसा यानी फैट पाई जाती है। लेकिन अंडा मुख्य रूप से अपनी उच्च प्रोटीन गुणवत्ता के लिए जाना जाता है, इसलिए पोषण की दृष्टि से इसे प्रोटीन का ही उच्चतम स्रोत माना जाता है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन बी है वो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि जो प्रोटीन होता है ये अंडे में सबसे ज्यादा और अंडे का सबसे उच्चतम स्रोत जो होता है वो प्रोटीन होता है। इनमें उच्च गुणवत्ता वाले कंप्लीट प्रोटीन होता है, जिसका अर्थ है कि इसमें वे सभी आवश्यक एमिनो एसिड यानी एसेंशियल एमिनो एसिड मौजूद होते हैं जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। अंडे के सफेद सफेद भाग यानी एग वाइट में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो इसका जो ऑप्शन बी है, अंडे में उच्चतम स्रोत होता है वो प्रोटीन का होता है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल तथा गेहूं को नामित किया जाता है। ऑप्शन ए दालों के रूप में, ऑप्शन बी अनाजों के रूप में, ऑप्शन सी सब्जियों के रूप में, ऑप्शन डी फलों के रूप में। तो ऑप्शन ए जो है दालों के रूप में, दालें यानी पल्सेस जो होती हैं वो फलीदार पौधे यानी लेग्यूम के बीज से होते हैं, जैसे चना, अरहर, मूंग और मसूर। इनमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती है। चावल और गेहूं फलीदार नहीं होते हैं। फिर आपका ऑप्शन सी सब्जियों के रूप में, सब्जियां जो होती हैं वेजिटेबल पौधों के अन्य खाने योग्य हिस्से होते हैं, जैसे जड़, गाजर, तना जो होता है वो आलू का होता है, पत्तियां जो होती हैं वो पालक की होती हैं। चावल और गेहूं इस श्रेणी में नहीं आते हैं। ऑप्शन डी फलों के रूप में, हालांकि वनस्पति विज्ञान के अनुसार अनाज के दाने एक विशेष प्रकार के सूखे फल यानी क्रायोप्सिस होते हैं, लेकिन व्यवहारिक और कृषि के दृष्टिकोण से इन्हें फल नहीं बल्कि अनाज ही माना जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी अनाजों के रूप में, चावल और गेहूं जो होते हैं उनको अनाजों के रूप में नामित किया जाता है। क्यों? क्योंकि चावल और गेहूं घास परिवार के पौधे हैं। इनके सूखे दानों को अनाज कहा जाता है। यह मानव शरीर को ऊर्जा देने वाले कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च का मुख्य स्रोत होता है। इसी वजह से इन्हें अनाज के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, पौधे जो अपना खाद्य बना सकते हैं कहलाते हैं ऑटोट्रॉफ, हेट्रोट्रॉफ, सैप्रोफाइट, पैरासाइट। तो इसमें जो ऑप्शन डी है पैरासाइट, पैरासाइट क्या होता है? ये जीव किसी दूसरे जीव यानी होस्ट के शरीर पर या उसके अंदर रहकर उससे अपना भोजन छीनते हैं और उसे नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे अमर बेल का पौधा या जो। फिर आपका ऑप्शन सी सैप्रोफाइट, सैप्रोफाइट यानी मृतोपजीवी। ये जीव सड़े गले और मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, जैसे कवक या फंगस। फिर आपका आ गया ऑप्शन बी हेट्रोट्रॉफ, हेट्रोट्रॉफ जो होता है यानी परपोषी। ये जीव अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, ये अपने भोजन के लिए पौधे या अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, जैसे मनुष्य और पशु। लेकिन जो ऑप्शन ए है ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ जो होता है यह स्वपोषी होता है। जो जीव सूर्य के प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके अपना भोजन खुद बनाते हैं उनको ऑटोट्रॉफ कहते हैं। यानी जो हरे पौधे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इसको हम ऑटोट्रॉफ कहते हैं। पौधे जो होते हैं वो अपना खाद्य पदार्थ खुद बनाते हैं, इसलिए ये ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं। इसका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट ऑप्शन है ऑटोट्रॉफ।